हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि लगातार परीक्षा मंथन की क्लासें आपको मिल रही हैं, तो उनका आप सदुपयोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि किस प्रकार की क्लास आप और चाहते हैं। मैं एम के रेजा जो कि साइंस की क्लास आपको लगातार दे रहा हूँ। आज तीसरा लेक्चर है जिसकी चर्चा जो है की जानी है। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी हृदय की और हृदय से संबंधित रोग और सर्कुलेटरी सिस्टम की चर्चा की थी। आज चर्चा करना है नए टॉपिक जिसका नाम है रक्त। तो रक्त बड़ा जिज्ञासा भरा विषय होता है कि रक्त क्या होता है, रक्त के अंदर क्या क्या पाया जा रहा होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है। एक जिज्ञासा का विषय होता है कि आखिर रक्त है तो आखिर है क्या इसके अंदर। वो आपने तो अभी देखा होगा कोविड-19 में लगातार हमारी मोदी सरकार कह रही है कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करो, तो इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है। इन समस्त चीज़ों की चर्चा जो है अब इस टॉपिक में आएगी। इसके बाद इसी का दूसरा फेज होगा जिसका नाम होगा रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं और एरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन क्या होती है। यानी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेल पॉजिटिव है, फीमेल नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न होती हैं कि संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसे दंपति को केवल एक ही संतान प्राप्त होता है। तो क्यों ऐसा होता है, इन समस्त चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे टॉपिक के साथ जुड़े रहिए और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। तो चलिए हेडिंग लिखिए, रक्त यानी ब्लड। तो पहले तो हम आउटलाइन देख लेते हैं कि रक्त में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे रक्त क्या है, ठीक। इसके बाद देखेंगे रक्त का संगठन, ठीक। इसके बाद देखेंगे प्लाज्मा क्या है। इसके बाद चर्चा करेंगे रक्त कणिका और रक्त कणिका में चर्चा करेंगे आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की, ठीक। इसके बाद चर्चा करेंगे रक्त समूह की। इसके बाद होगा आरएच फैक्टर और इसके बाद होगा एरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन। तो इतने सेगमेंट में जो है इसकी चर्चा की जाएगी। तो आप अपना लिखना चाहें तो लिख लीजिए, रक्त क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे रक्त के संगठन को, उसके बाद चर्चा करेंगे प्लाज्मा की, इसके बाद चर्चा करेंगे रक्त कणिका जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और तीनों की कंपैरेटिव एनालिसिस चर्चा होगी। फिर आएंगे रक्त समूह जिसमें रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और ओ की चर्चा करेंगे। फिर आरएच फैक्टर के आधार पर रक्त समूह देखेंगे कितने प्रकार के हैं और अंतिम में देखेंगे एरिथ्रोब्लास्टिक कंडीशन क्या होती है। यानी माता पिता का अगर रक्त समूह में आरएच फैक्टर पता है तो बच्चों का आरएच फैक्टर क्या होगा। इन सब चीज़ों की चर्चा इस टॉपिक में आएगी। तो रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है, हेमेटोलॉजी में किया जाता है, हेमेटोलॉजी में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त एवं उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं हेमेटोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त एवं उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं हेमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू कहलाते हैं जो अपने साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं।
संयोजी ऊतक ऐसे ऊतक कहलाते हैं जो अपने साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं और इन पदार्थों को जोड़ करके पूरे शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। यानी रक्त जो होता है यह अपने साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स इत्यादि को जोड़ता है और पूरे शरीर में इनको स्थानांतरित करता है। इसलिए इसे संवाहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी शरीर में चोट लगती है और रक्त निकलता है तो जब इसको नंग आँखों से देखते हैं तो यह तरल अवस्था में दिखाई देता है, इसलिए इसे तरल ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि रक्त जो होता है वो कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक है यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है और यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, खनिज इत्यादियों को संवाहित करने का कार्य भी करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर होती है, जो कुल भार का 7 से 8% एवं कुल आयतन का 1/13वां भाग होता है। यानी शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 5.5 लीटर होती है, जो कुल भार का 7 से 8% एवं कुल आयतन का 1/13वां भाग होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान 7.4 है। तो रक्त के पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो देखिए एक पीएच स्केल है जिसमें 0 से लेकर के 14 अंक होते हैं और मध्य में 7 पाया जाता है। 7 के ऊपर जाते हैं तो क्षारीय, 7 के नीचे आते हैं तो अम्लीय और यदि 7 होता है तो उदासीन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पीएच स्केल जो है इसकी वैल्यू भी कभी कभी पूछ लेता है और ऑप्शन में दे देता है 0 से 14 और 1 से 14। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि 1 से 14 सही होगा कि 0 से 14 सही होगा। तो क्या सही होगा, 0 से 14। यानी पीएच स्केल की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 14 होती है। मध्य में 7 है यानी ये उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय यानी बेसिक होगा और 7 के नीचे आएंगे तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो रक्त के पीएच का मान कितना है, 7.4 है। यानी रक्त कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार से जब हम आगे पढ़ेंगे तो शरीर में और भी द्रव मिलेंगे, जैसे कि लार जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसे कि यूरिन जो होता है ये भी कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे अन्य चीज़ें मिलेंगी जो कहीं अम्लीय होंगी तो कहीं क्षारीय होंगी, यानी उदासीन नहीं पाई जाती हैं। तो उदासीन कौन सा होता है, शुद्ध आशुत जल, प्योर डिस्टिल वाटर जो होता है यह शुद्ध आशुत जल उदासीन होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शुद्ध आशुत जल। तो शुद्ध आशुत जल जो है क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। यही कारण है कि विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन हम आप जो जल पीते हैं वो या तो हल्का सा अम्लीय होता है या फिर हल्का सा क्षारीय होता है। तो ये था रक्त के जनरल इंट्रो, जनरल परिभाषा। तो हमने बताया रक्त का अध्ययन किस में करते हैं, हेमेटोलॉजी में करते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की मात्रा शरीर में कितनी होती है, 5 से 5.5 लीटर होती है। कुल भार का कितना होता है, 7 से 8% होता है। कुल आयतन का कितना होता है, 1/13वां भाग होता है। रक्त किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। अब इसके बाद आते हैं रक्त के संगठन पर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं रक्त के संगठन को।
तो जब रक्त के संगठन यानी कंपोजिशन को देखते हैं, संगठन कंपोजिशन, तो रक्त के संगठन को देखते हैं तो दो ही चीजें दिखाई देती हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा वाला भाग होता है 55 से 60%, रक्त कणिका वाला भाग है 40 से 45%। यानी अब रक्त के संगठन को हम देखते हैं तो रक्त में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिका यानी ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा वाला भाग 55 से 60% है और रक्त कणिका वाला भाग 40 से 45%। रक्त कणिकाएं जो होती हैं तीन प्रकार की हैं, एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। यानी रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की हैं। एक का नाम है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल्स और तीसरे का नाम है प्लेटलेट्स। इसके बाद प्लाज्मा वाला भाग जो होता है इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है और 8 से 10% अन्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि प्लाज्मा वाले भाग में क्या पाया जाता है, 90 से 92% जल पाया जाता है और 8 से 10% अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। यहाँ से निकलते हैं तीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है? रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन में दिया रहता है 60%, दूसरा ऑप्शन रहता है 70%, तीसरा ऑप्शन रहता है 80% और चौथा ऑप्शन रहता है 90%। तो देखिए यहाँ पे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्त में जल की मात्रा होगी कितनी, क्योंकि अधिकांश किताबों में जो लिखा मिलता है वो प्लाज्मा वाला आंकड़ा लिखा हुआ मिलता है कि प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, लेकिन प्लाज्मा तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है? रक्त में जल की मात्रा। तो रक्त में जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। रक्त में जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि रक्त में जल किस में पाया जा रहा है? प्लाज्मा वाले भाग में, और प्लाज्मा वाले भाग की मात्रा कितनी है? 55 से 60%। तो आंसर क्या सही होगा आपका? 60%। तो इसको गलत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितने % होती है? ठीक है, तो अब तो ये सामने लिखा हुआ कितने % होती है? 90 से 92%। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92%। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो पूरे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 70 से 75%। तो देखिए तीन क्वेश्चन आते हैं लेकिन ऑप्शन तीनों के सेम रहते हैं, आंसर तीनों के अलग अलग रहते हैं। तो रक्त में जल की मात्रा कितनी है? 60% है। पूरे शरीर में जल की मात्रा कितनी है? 70 से 75% है। और प्लाज्मा वाले भाग में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है। इसके बाद प्लाज्मा वाले भाग में देखा जाए तो 8 से 10% जो होता है अन्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ की परिभाषा है, कार्बनिक पदार्थ
परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएंगे? जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो प्लाज्मा में दो चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा है रक्त कणिका, और रक्त कणिका की मात्रा कितनी है? 40 से 45%, जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के रूप में है। अब यहाँ पे इसकी बनाते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल। अब देखिए यहाँ पे रक्त कणिका हेडिंग रहेगी आपकी, रक्त कणिकाएं। ठीक, 3 प्रकार की हैं। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। और तीनों की यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कारक यानी फैक्टर। ठीक, तो कारक में पहला लिखते हैं उपनाम या दूसरा नाम। तो आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो आरबीसी का प्रोडक्शन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का उत्पादन बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का उत्पादन बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। तो देखिए हमने यहाँ जो वर्ड लिखा है वो कॉमन वर्ड लिखा है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का उत्पादन कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। लेकिन अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी का उत्पादन भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियनिक स्टेज में, यकृत में होता है और प्लीहा में होता है। आरबीसी का उत्पादन भ्रूण अवस्था में लीवर में एंड स्प्लीन में होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में आरबीसी का उत्पादन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। क्लियर है? हमने क्या कहा कि आरबीसी का उत्पादन भ्रूण अवस्था में लीवर एवं स्प्लीन में होता है, जबकि वयस्क अवस्था में आरबीसी का उत्पादन कहाँ पे होता है? यकृत एवं प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का उत्पादन यकृत एवं प्लीहा में है, जबकि वयस्क अवस्था में आरबीसी का उत्पादन कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। इसी प्रकार से देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी का उत्पादन मुख्य रूप से बोन मैरो में होता है। इसके अलावा प्लीहा में भी होता है, लसिका में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, लसिका में भी होता है। प्लीहा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां आरबीसी की मृत्यु एवं डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है? तो आंसर होता है प्लीहा, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है और सबसे ज़्यादा आरबीसी प्लीहा में ही मरती हैं। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और देखिए डब्ल्यूबीसी का उत्पादन किस में हो रहा है? प्लीहा में हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन बन गया कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पे आरबीसी की मृत्यु एवं डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है? तो आंसर क्या हो जाता है? प्लीहा। तो आरबीसी की मृत्यु जो होती है 2 जगह पे होती है, यकृत में भी होती है, प्लीहा में भी। और प्लेटलेट्स का उत्पादन मुख्य रूप से केवल अस्थि मज्जा में ही होता है।
तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जिनको आप लिखते जाइएगा, बाकी मैं कंपैरेटिव एनालिसिस जो है टेबल के रूप में बना ही रहा हूँ। तो आपको लिखना है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का उत्पादन यकृत प्लीहा में और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन प्लीहा और लसिका में। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। संख्या, तो आरबीसी की संख्या जो होती है 50 से 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। 50 से 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर, ठीक। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है 6000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों की संख्या हमने लिखी है। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? आरबीसी की होती है। उसके बाद किसकी होती है? प्लेटलेट्स की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की होती है। अब इसके बाद देखते हैं माप। माप यानी साइज। तो आरबीसी की माप जो होती है यह 7 से 8 माइक्रोन होती है। डब्ल्यूबीसी की माप जो होती है यह 8 से 22 माइक्रोन होती है। और प्लेटलेट्स की माप जो होती है ये 2 से 3 माइक्रोन होती है। तो देखिए आरबीसी की माप जो है वो कैसी है? 7 से 8 माइक्रोन है। डब्ल्यूबीसी की कितनी है? 8 से 22 है। और प्लेटलेट्स की कितनी होती है? 2 से 3। यानी आकार में सबसे बड़ी कौन होती है? डब्ल्यूबीसी होती हैं। फिर उसके बाद कौन होती है? आरबीसी होती हैं। और फिर उसके बाद कौन होती है? प्लेटलेट्स। यानी सबसे छोटे आकार की प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे बड़े आकार की कौन होती हैं? डब्ल्यूबीसी। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि केंद्रक यानी न्यूक्लियस। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है और प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए आकार में क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में लिखते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके आगे हम इसको मिटाएंगे फिर आगे और जो है बढ़ेंगे। तो एक बार मिला लीजिए। आरबीसी में लिखा है एरिथ्रोसाइट, बोन मैरो 50 से 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 7 से 8 माइक्रोन अनुपस्थित। डब्ल्यूबीसी में लिखा है ल्यूकोसाइट, बोन मैरो 6000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त, 8 से 22 माइक्रोन उपस्थित। थ्रम्बोसाइट, बोन मैरो 1.5 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त, 2 से 3 माइक्रोन अनुपस्थित। तो इतनी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर है? चलिए इसको अब जरा हम मिटा देते हैं और इसके आगे 2-3 पॉइंट और बचे हैं कंपैरेटिव में, उनको भी देख लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आकार। आरबीसी का आकार जो होता है उभयतल होता है, यानी बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी का आकार ज्यामितीय होता है और प्लेटलेट्स का आकार भी ज्यामितीय होता है। तो आरबीसी का आकार कैसा है? उभयतल है, यानी बाइकॉनकेव है। और प्लेटलेट्स का आकार ज्यामितीय और डब्ल्यूबीसी का आकार भी ज्यामितीय। लेकिन आरबीसी में आपको ध्यान रखना है ऊंट एवं लामा 2 ऐसे जंतु होते हैं जिनकी आरबीसी का आकार उभयोत्तल होता है। उभयोत्तल यानी बाइकॉन्वेक्स। तो ऊंट एवं लामा 2 ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी का आकार कैसा है? उभयोत्तल है। लेकिन मनुष्य की आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयतल। अब कहीं कहीं किताबों में लिखा मिल जाता है गोलाकार, अंडाकार, लेकिन आप उसके शेप को देखिएगा तो आपको वो उभयोत्तल के रूप में ही दिखाई देगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि केंद्रक नहीं है। केंद्रक नहीं है इसलिए आकार उभयोत्तल हो गया।
ऊंट एवं लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है, इसलिए उनका आकार कैसा हो गया? उभयोत्तल। तो उभयोत्तल ऊंट एवं लामा का होगा। हम आपकी आरबीसी का आकार कैसा होगा? उभयतल, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऊंट एवं लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए उनका आकार कैसा होता है? उभयोत्तल। चल, अब इसके बाद देखते हैं जीवन काल, लाइफ पीरियड। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 2 से 7 दिन का, और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 से 10 दिन का। ये पूरा का पूरा डाटा जो है लगभग में है। 120 का मतलब ये है कि कम में भी मर सकती है, थोड़ा ज़्यादा में भी। डब्ल्यूबीसी में भी वही चीज़ है, लगभग में डाटा है, और प्लेटलेट्स में भी लगभग में डाटा है। और इसके बाद अंतिम पॉइंट है इसका कार्य। तो आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। तो देखिए, हमने यहाँ पे तीनों के कार्य भी लिख दिए हैं कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है, यानी सर्कुलेशन ऑफ O2। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है, यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग करना है। अब जब ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो किसके माध्यम से करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। यानी ऑक्सीजन का परिवहन तो करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत तो करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कोशिकाओं के माध्यम से। और जब रक्त का थक्का जमता है तो कौन भाग लेता है? थ्रोम्बिनेज एंजाइम। तो इस प्रकार से देखें तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, किसके माध्यम से करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, किसके माध्यम से करता है? लिम्फोसाइट के माध्यम से। और रक्त का थक्का जमाना किसके माध्यम से करता है? थ्रोम्बिनेज एंजाइम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया उभयतल लिखा है, बाइकॉनकेव, 120 दिन का जीवन काल, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे लिखा है ज्यामिति लिखा है, 2 से 7 दिन लिखा है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, लिम्फोसाइट कोश का। यहाँ पे भी ज्यामिति लिखा है, 7 से 10 दिन लिखा है, रक्त का थक्का जमाना और थ्रोम्बिनेज एंजाइम। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद देखें तो हमने कहा कि आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और जब यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के माध्यम से करता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के माध्यम से करता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है यह हीम तथा ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, और हीम वाला भाग जो होता है इसमें आयरन पाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु क्या होती है? तो क्या होगी? आयरन होगी। तो एक हीम परमाणु जो होता है अपने साथ 4 आयरन परमाणुओं को जोड़ता है। एक हीम परमाणु जो है ये अपने साथ 4 आयरन परमाणु को जोड़ता है, और चारों आयरन परमाणु अपने साथ एक एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ता है। चारों आयरन परमाणु अपने साथ एक एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो हमने कहा कि हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? हीम तथा ग्लोबिन से होता है। हीम वाले भाग की केंद्रीय धातु क्या होती है? आयरन होती है। इसलिए हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाई जाती है, इसलिए आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आरबीसी जो होती है रक्त में पाई जाती है, इसलिए रक्त का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है।
यानी अगर यहाँ क्वेश्चन पूछे कि शरीर का सिंदूर किसे कहा जाता है, शरीर का सिंदूर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हीमोग्लोबिन को। अब हीम वाला परमाणु अपने साथ 4 आयरन परमाणु को जोड़ता है और चारों आयरन परमाणु अपने साथ एक एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ करके किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। और जितने भी ऑक्सीजन परमाणु जुड़ते हैं पूरे के पूरे दान दे दिए जाते हैं। यानी आरबीसी अपने लिए एक भी ऑक्सीजन परमाणु का प्रयोग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं है, और जब केंद्रक नहीं है तो इसमें अनाक्षी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। यानी आरबीसी में कैसी क्रिया संपन्न होती है, अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है, केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण। तो देखिए अनाक्षी श्वसन क्या है, ऑक्सी श्वसन क्या है, इनकी चर्चा आगे वाले टॉपिक में होगी। यानी जब हम लोग लंग्स पढ़ेंगे, फेफड़े पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो है चर्चा इनकी की जाएगी। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसमें कैसी क्रिया होती है, अनाक्षी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। और क्यों होती है, क्योंकि केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण ही आरबीसी का आकार जो होता है वो उभयतल होता है। केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण ही आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभयतल, बाइकॉनकेव होता है। लेकिन 2 जंतु, एक का नाम है ऊंट और दूसरे का नाम है लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इनका आकार कैसा होता है, उभयोत्तल होता है। तो ऊंट एवं लामा की आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभयोत्तल। हम आपकी आरबीसी का आकार उभयतल। तो इस प्रकार से देखें तो हीमोग्लोबिन जो होता है यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। तत्पश्चात आरबीसी कमज़ोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं और यकृत एवं प्लीहा के जाल में फंसकर मृत हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा आरबीसी जो होती हैं प्लीहा में मरती हैं, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन का था। आरबीसी कमज़ोर होंगी, भंगर होंगी, तब जाकर के आरबीसी जो होती हैं मृत्यु कहाँ पे होती है, यकृत में होती है और प्लीहा में होती है। सबसे ज़्यादा आरबीसी कहाँ मरती है, प्लीहा में मरती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। अब मरी हुई कोशिकाएं अगर शरीर में डली रहेंगी तो शरीर के लिए तो घातक होगा, क्योंकि अगर ये सड़ेंगी, जब सड़ेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन फैलेगा। ऐसा ना हो इसलिए शरीर में कुछ और कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें भक्षी कोशिका के नाम से जाना जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं, भक्षी कोशिका, यानी फैगोसाइट सेल, फैगोसाइट सेल। तो भक्षी कोशिका ऐसी कोशिका कहलाती हैं जो मृत कोशिकाओं को भक्षण करने का कार्य करती हैं। यकृत में जो भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका नाम होता है कुफर फैगोसाइट सेल, और प्लीहा में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका नाम होता है मैक्रोफैगी फैगोसाइट सेल। तो यकृत में कौन सी होती हैं, कुफर भक्षी कोशिका पाई जाती हैं, और प्लीहा में कौन सी पाई जाती हैं, मैक्रोफैगी फैगोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत आरबीसी को खा लेती हैं और खाने के साथ जो है शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। तो ये था आरबीसी का संपूर्ण जीवन काल। तो देखिए जैसे मानव का होता है कि मानव जन्म लेता है, मैच्योर होता है, कार्यों को संपन्न करता है, कार्यों को संपन्न करने के बाद मृत हो जाता है, अंततः जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। वही चीज़ आरबीसी के साथ है कि आरबीसी जो होती है जन्म लेती है, मैच्योर होती है, कार्य को संपन्न करती है और अंततः यह क्या होती है, मृत हो जाती है, जिसको भक्षी कोशिका के द्वारा खा लिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, मैच्योरेशन। तो आरबीसी का मैच्योरेशन यानी परिपक्वन जो होता है यह विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल की उपस्थिति में होता है, तो इसको भी आपको पॉइंट लिखना है कि
कि आरबीसी का परिपक्वन किसके कारण होता है, तो विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो ये हो गया आपका आरबीसी और उससे जुड़े हुए तथ्य। तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद जो चर्चा करेंगे WBC की, और WBC में समझेंगे प्रतिरक्षा तंत्र कैसे क्या मजबूत होता है और किस प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सकता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है, हीमोफीलिया रोग क्या होता है, क्यों उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इन समस्त क्वेश्चनों की जानकारी जो मिलेगी आपको, इन समस्त क्वेश्चनों के उत्तर की जानकारी जो मिलेगी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।